हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रिल मास्टर। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम आपका एक टेस्ट लेंगे सीमेंट चैप्टर पे, जिसमें आप लोगों के 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछे गए हैं। सो आर यू रेडी फॉर इट? और इस टेस्ट से पहले आप लोगों की प्रॉपर रिवीजन हो रखी होनी चाहिए सीमेंट चैप्टर की, ताकि आप लोग इस पूरे टेस्ट को फुल फ्लेज्ड अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट को, बट आफ्टर द म्यूजिक। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 30 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सीमेंट चैप्टर। और ये 30 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को सीमेंट चैप्टर से पूछे जा चुके हैं। और इन क्वेश्चंस को आप लोगों को सोल्व कैसे करना है, एक्चुअली में ये वीडियो लेक्चर को आपको कंसिडर करना होगा एज अ टेस्ट। और इस टेस्ट में आप लोगों को 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हर एक क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर 1 बाय 1 शो होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जैसे ही आपके सामने आती है, आपको वीडियो पॉज करना है, आंसर मार्क करना है, और मार्क करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना है क्वेश्चन का। और जैसे ही आप 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, आपको अपनी परफॉर्मेंस रेट करना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस सही हुए, कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने गलत किए, और कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किए। ये प्रॉपर आप लोगों को ध्यान से देखना है। अगर आप लोगों की परफॉर्मेंस इस प्रकार से रहती है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 0 से 10 के बीच में, देन योर परफॉर्मेंस इज वेरी पुअर। आप लोगों को अपनी पढ़ाई को सीरियस लेने की जरूरत है। अगर आपके मार्क्स 10 से 20 के बीच में आते हैं, तो आप लोगों को जो मार्क्स मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस एवरेज है, और आप लोगों को कुछ बार रिवाइज करने की जरूरत है चैप्टर को। देन अगर आपके मार्क्स 20 से 25 के बीच में आते हैं, देन योर परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, और आप लोगों को आगे बढ़ जाना चाहिए बस एक बार रिवाइज करके सीमेंट चैप्टर को जल्दी जल्दी से। फिर लास्ट में अगर आपके मार्क्स आते हैं 25 से 30 के बीच में, देन योर परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट। आप लोगों को जल्द से जल्द नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ना चाहिए अपने प्रैक्टिस या आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए आगे बढ़ते हैं, इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट, द वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड इज ऑप्शन ए लेस देन 0.25, ऑप्शन बी more than 0.25 but less than 0.35, then option C more than 0.35 but less than 0.45, then last option D more than 0.45 but less than 0.60। तो आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क कर लिया है, आपने वीडियो पॉज कर रखा था। तो चलिए सुनते हैं इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन है। देखिए, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी। अब इसका आंसर सी क्यों है ये भी जान लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए सीमेंट को 23% ऑफ वाटर की जरूरत होती है, 23% बाय वेट ऑफ सीमेंट। देन आपको उसके साथ 15% ऑफ वाटर की जरूरत होती है टू फिल द जेल पोर्स, यानी कि जो वेकेंट पोर्स होते हैं उनको फिल करने के लिए हमको 15% वाटर की जरूरत होती है। तो टोटल हमको 23% वाटर चाहिए होता है। 23% water is required water for hydration process and 15% water for the filling of pores। जो सीमेंट की CSH जेल होती है उसमें वेकेंट स्पेसेस होती हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको फिल करने के लिए, उनको हाइड्रेट रखने के लिए हमको 15% वाटर की जरूरत होती है। तो टोटल यहाँ पर
हमको 38% की जरूरत होगी। तो 38% की अगर हमको जरूरत है और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो वाटर सीमेंट रेशो बनता है वो कितना बनता है 0.38। तो 0.38% आपको वाटर सीमेंट रेशो की जरूरत है फॉर द हाइड्रेशन प्रोसेस। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, मोर देन 0.35 बट लेस देन 0.45। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों लिस्ट को आपको पढ़ के ऑप्शंस को देखना है और करेक्ट आंसर मार्क करना है। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड कर लिया होगा पॉज करने के बाद। मैं साथ साथ इसलिए बोल रहा हूं ताकि वीडियो लंबा ना बने। तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर देखना है कि क्या होगा। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। वो कैसे, देखिए मैचअप कैसे करते हैं। सबसे पहले सूटेबल फॉर इस लिस्ट 2 पर आएंगे। लिस्ट 2 में सूटेबल फॉर वेरी लार्ज स्ट्रक्चर्स, लार्ज स्ट्रक्चर्स के लिए कौन सा सीमेंट सूटेबल होता है। देन अनसूटेबल फॉर वेरी लार्ज मासेस ऑफ कंक्रीट, कौन सा सीमेंट अनसूटेबल है मास कंक्रीटिंग के लिए। देन यहां पर ऑप्शंस में आइए, लो हीट सीमेंट एक ऐसा सीमेंट है जो लार्ज स्ट्रक्चर्स के लिए सूटेबल होता है। तो आपका यहां पर ऑप्शन क्यू के लिए मैच कर रहा है ऑप्शन 1 लिस्ट 2 में। देन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज अनसूटेबल फॉर द मास कंक्रीटिंग, देन एस इज मैच्ड विद ऑप्शन 2 इन द लिस्ट 2। देन हाइड्रोफोबिक सीमेंट एक्चुअली में एक ऐसा सीमेंट है जिसको हम यूज करते हैं स्टोरेज पर्पस के लिए। देन सेफ स्टोरेज अंडर फेवरेबल कंडीशंस ऑफ द ह्यूमिडिटी। देन यहां पर इसका मतलब कि आर इज करेक्टली मैच्ड विद द ऑप्शन 4 और इसका मतलब कि P इज करेक्टली मैच्ड विद द ऑप्शन 3, यानी कि ग्रेट रेजिस्टेंस इज शोन बाय द एयर एंट्रेनिंग सीमेंट। जैसे कि आप लोगों को मैंने ये टाइप ऑफ सीमेंट में डिटेल में डिस्कस किया था, उसके अकॉर्डिंग आप सीधा अगर ये भी देख लेते ना कि यहाँ पर हाइड्रोफोबिक पोर्टलैंड सीमेंट एक्चुअली में एक ऐसा सीमेंट है विच इज जनरली यूज्ड फॉर द स्टोरेज। और जब एक्चुअली में ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं तो उस ह्यूमिड कंडीशंस में हमारे सीमेंट के लम्प्स बन जाते हैं, सीमेंट की एक्चुअली में सेटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हम उसमें कोई एक ऐसा एजेंट ऐड करते हैं विच मेक्स द सीमेंट हाइड्रोफोबिक, जिसकी वजह से हम यूज करते हैं हाइड्रोफोबिक सीमेंट को इन द ह्यूमिड कंडीशंस। तो सिंपली अगर आप सीधा आर को देखते, आर का एक ही आंसर है करेक्ट, वो है ऑप्शन 4। तो आपको कोई और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं थी। वैसे कम समय में आप सीधा ऑप्शन सी मार्क कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर expressed as percentage of cement for the completion of chemical reaction in the process of hydration of cement. Option A 10 to 15%, option B 15 to 20%, option C 20 to 25% and option D 25 to 30%. अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, और इससे पहले आपने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था, उसमें आप लोगों को टोटल वाटर सीमेंट रेशो पूछी थी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पूछा जा रहा है क्या हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए कितना परसेंट ऑफ वाटर हमको जरूरी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमको ये मालूम चला है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए कितना वाटर सीमेंट रेशो चाहिए या कितना परसेंटेज ऑफ वाटर चाहिए, ये पूछा जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि फॉर द कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस वी नीड 23% ऑफ वाटर एंड एडिशनली हमको 15% वाटर चाहिए होता है जेल पोर्स को फिल करने के लिए। लेकिन सिर्फ हमें कंप्लीट हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए पूछा जा रहा है, देन हमारा करेक्ट आंसर होगा यहां पर भी ऑप्शन सी। समझे बात को, बिकॉज 23% इज रिक्वायर्ड
of water by weight of cement। समझे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इफ P is the standard consistency of cement, the amount of water used in conducting the initial setting time of the cement is, यानी कि आपको ये बताना है कि आप अगर इनिशियल सेटिंग टाइम परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कितना परसेंट ऑफ वाटर ऐड करना होगा टू मेक द सीमेंट पेस्ट। और अगर आप ये जानते हैं कि P इज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड फॉर द कंसिस्टेंसी टेस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मार्क करना है। ऑप्शंस चारों दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर। ऑप्शन ए 0.65 P, ऑप्शन बी 0.85 P, ऑप्शन सी 0.6 P एंड ऑप्शन डी 0.8 P। तो यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने आपको टेस्टिंग ऑफ सीमेंट में बताया था कि अगर P is the standard consistency, P is the standard consistency, तो उसके अकॉर्डिंग हमको जनरली सेटिंग टाइम टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए हमको जरूरी होता है 0.85 टाइम्स P, इतना परसेंट ऑफ वाटर हमको जरूरी होता है। देन यहां पे अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं साउंडनेस टेस्ट, तो साउंडनेस टेस्ट के लिए हमको कितना परसेंट ऑफ वाटर जरूरी होता है? 78%। तो साउंडनेस टेस्ट के लिए हमको जरूरी होता है कितना बच्चे? फॉर द साउंडनेस टेस्ट वी नीड 0.78 टाइम्स P। समझे बात को? और इसी प्रकार से आई होप आप जानते होंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हमको चाहिए होता है कितना परसेंटेज ऑफ वाटर? P/4 प्लस 3.5% ऑफ वाटर। और अगर हम टेंजाइल स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो टेंजाइल स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए हमको जरूरी होता है P/5 प्लस 2.5%। समझे? मेरे ऊपर लिखा गया होगा, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो यहां से आप लोगों को मालूम चल गया कि कितना परसेंटेज ऑफ वाटर की हमको जरूरी एक्चुअली में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने। अ सीमेंट बैग कंटेन्स 0.035 cubic meter of cement by volume. How many bag will 1 ton of cement will comprise? यहाँ पे आपको 1 टन सीमेंट में कितने सीमेंट बैग आपको मिलेंगे? एक्चुअली में 1 बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है? यू नो 1 बैग ऑफ सीमेंट इज 50 kg। और 1 टन में कितने kgs होते हैं? 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। तो यहां से आप ये बता सकते हैं नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 50। तो यहां से आपका आंसर आएगा 20, यानी कि करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाई alumina cement is produced by fusing together a mixture of option A limestone and bauxite, option B limestone, bauxite and gypsum, option C limestone, gypsum and clay, option D limestone, gypsum, bauxite, clay and chalk। आप लोगों को मैंने आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा इन चारों दिए गए ऑप्शंस में से। तो देखिए बच्चों, चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस 6th क्वेश्चन। एक्चुअली में आप लोग ये जानते हैं कि
हाई एल्यूमिना सीमेंट के लिए हम डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन यूज करते हैं रॉ मटेरियल्स की, जिसमें जनरली हम इक्वल मात्रा में लगभग लाइमस्टोन और बॉक्साइट कंसिडर करते हैं। बॉक्साइट इज अ एक्चुअली केमिकल which is a combination of titanium oxide as well as aluminium oxide। तो इनकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है, लगभग 40% एंड रेस्ट ऑफ द परसेंटेज इज जनरली आयरन ऑक्साइड्स एंड देन उसके अलावा हम सिलिकॉन ऑक्साइड, इन सभी की परसेंटेज को यूज करते हैं इन मेकिंग ऑफ द हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑप्शन बी में भी लाइमस्टोन और बॉक्साइट दिया है, जिसके साथ आप मैक्सिमम कंफ्यूज होंगे ऑप्शन बी के साथ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जिप्सम भी दिया है, एंड जब हम हाई एल्यूमिना सीमेंट की परसेंटेज यानी कि केमिकल कंपोजिशन की परसेंटेज देखते थे तो उसमें जिप्सम का कोई भी नामो निशान नहीं था। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। और जो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी है उसमें तो यहाँ पे बॉक्साइट का नाम ही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। कंसिडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट फाइन ग्राइंडिंग, सेकंड स्टेटमेंट डिक्रीजिंग द लाइम कंटेंट, थर्ड स्टेटमेंट बर्निंग एट द हाई टेम्परेचर्स, फोर्थ स्टेटमेंट इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ जिप्सम। और आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि जो ऊपर दी गई स्टेटमेंट्स हैं इनका कॉम्बिनेशन कौन सा सही है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। ऑप्शन ए बोल रहा है क्या फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है क्या फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड लास्ट ऑप्शन का कहना है कि फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि द स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट। पहले तो यहां पर देखिएगा कि बोला है हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कैसे अचीव किया जाता है। हाई अर्ली स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर सीमेंट में लाइम की मात्रा को कम करना होगा, तब ही एक्चुअली में लाइम की जो मात्रा है अगर आप उसको कम करते हैं तो उससे क्या नुकसान होगा आप जानते हैं। लाइम एक्चुअली में आप जब रैपिड हार्डनिंग सीमेंट डिस्कस करते थे तो उसमें हम लाइम कंटेंट की मात्रा को ज्यादा लेते थे, और फिर एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में भी हम ज्यादा मात्रा C3S की कंसीडर करते थे, जिसका मतलब कि हम लाइम कंटेंट ज्यादा लेते हैं ना कि कम लेते हैं। तो हमारा यहां से ये मालूम चला कि डिक्रीजिंग द लाइम कंटेंट इज नॉट द सॉल्यूशन टू गेट द हाई अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट तो किसी भी तरीके से हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जिस भी ऑप्शन में सेकंड स्टेटमेंट दी गई है एज अ करेक्ट स्टेटमेंट तो वो तो आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी आर ऑलरेडी रिमूव्ड। देन यहाँ पे देखिएगा स्टेटमेंट नंबर 4, इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ जिप्सम। आप जानते हैं जिप्सम इज अ रिटार्डिंग एजेंट जो कि हमारे सीमेंट की सेटिंग को एक्चुअली में स्लो कर देता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम रैपिड या हाई अर्ली स्ट्रेंथ जिप्सम की वजह से कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 4 है वो भी इनकरेक्ट है। तो उसका मतलब कि ऑप्शन डी इज नॉट द करेक्ट आंसर। तो सिंपल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें आपकी स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर द करेक्ट। देखिए फाइन ग्राइंडिंग करने से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होने से ज्यादा एरिया अवेलेबल होता है फॉर द हाइड्रेशन प्रोसेस, और जितना हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए एरिया अवेलेबल होगा उतना रिएक्शन फास्ट होगा हाइड्रेशन का, और जितना हाइड्रेशन का रिएक्शन फास्ट होगा उतना हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होगा बाय डेवलपिंग द स्ट्रेंथ इन अर्ली डेज। देन
यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट को देखो, बर्निंग एट द हाई टेम्परेचर्स। जब हम हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं सीमेंट क्लिंकर को, तो उसकी वजह से प्रॉपर कैल्सिनेशन होने की वजह से हमारा जो क्लिंकर कंपाउंड है वो बहुत हाई क्वालिटी के बनते हैं। लेकिन अगर इम्प्रॉपर हीटिंग या इम्प्रॉपर कैल्सिनेशन होगी by providing the low temperature to the cement clinker, that will result in the flash setting and fall setting of the cement, जो कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है हमारे सीमेंट के साथ। तो इसीलिए हाई टेम्परेचर पे बर्न करना चाहिए, जिसकी वजह से फर्दर हमारा सीमेंट अच्छी क्वालिटी का होगा, और अच्छी क्वालिटी का होगा तो प्रॉपरली हमारी अर्ली डेज में स्ट्रेंथ भी अचीव होगी। तो यहां से हमारा आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, द टेम्परेचर रेंज इन अ सीमेंट किल्न इज। आप लोगों को मैंने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट प्रोसेस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था, वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस के बारे में। वेट और ड्राई प्रोसेस में कितना टेम्परेचर हम जनरली कंसिडर करते थे फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट और फॉर द कैल्सिनेशन प्रोसेस ऑफ सीमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर मार्क करना है। देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है 500 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी का कहना है 1000 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस। थर्ड ऑप्शन का कहना है 1300 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस। और ऑप्शन डी का कहना है 1600 डिग्री सेल्सियस टू 2000 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे बच्चे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। यानी कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, फॉर द वेट प्रोसेस वी जनरली नीड 1400 टू 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और अगर ड्राई प्रोसेस कंसिडर करनी हो तो उसमें हमको टेम्परेचर मेंटेन करना होता है 1300 टू 1500। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है। आप आई होप ये जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन है इसको आप करेक्टली मार्क कर पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Statement number 1, test on the cement paste to determine initial and final setting times are done at the normal consistency conditions. Statement number 2, low heat cement has high percentage of tricalcium aluminate. Statement number 3, high early strength Portland cement contains a large percentage of tricalcium silicate and a low percentage of dicalcium silicate. तो यहां से आपको करेक्ट आंसर बताना है आपके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप स्टेटमेंट 1 अगर देखेंगे तो उसका कहना है कि सेटिंग टाइम टेस्ट जो परफॉर्म किए जाते हैं उसके लिए हमको कितना परसेंटेज ऑफ वाटर चाहिए होता है, यानी कि जितना परसेंटेज ऑफ वाटर हमको कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए चाहिए होता है उतना ही सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए चाहिए होता है। दिस इज द स्टेटमेंट नंबर 1, जो कि बिल्कुल गलत है। हमको सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए 85% ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, बट यहाँ पे कहना है कंसिस्टेंसी सीमेंट के लिए, कंसिस्टेंसी टेस्ट के लिए जितना वाटर रिक्वायर होता है उतना ही सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए जरूरी होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ठीक, तो यहीं से ही आपको अपना आंसर मालूम चल जाएगा। वैसे तो करेक्ट आंसर यहां से हमको मालूम चल गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आपको बाकी ऑप्शंस, बाकी स्टेटमेंट्स को रीड करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में स्टेटमेंट 1 दिया है, ऑप्शन बी में भी स्टेटमेंट 1 दिया है, और ऑप्शन डी में भी यहाँ पे स्टेटमेंट 1 दिया है जो कि इनकरेक्ट है। लेकिन हमको यहाँ पे मार्क करना है कौन सा, हमको यहाँ पे मार्क करना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो ओनली द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। देखो बाकी स्टेटमेंट को अब रीड कर लेते हैं। सेकंड स्टेटमेंट का कहना है लो हीट सीमेंट हैज हाई परसेंटेज ऑफ ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। आप जानते हैं ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से 865 जूल्स पर ग्राम ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इज रिलीज्ड। इतनी हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होती है जो कि सबसे ज्यादा होती है ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से।
तो अगर ये आपके सीमेंट में मौजूद होगा तो दिस विल रिलीज द मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन एंड दैट विल क्रिएट फर्दर क्रैक्स इन योर सीमेंट इफ यू आर यूजिंग द सीमेंट फॉर द मास कंक्रीटिंग। तो यहाँ पे हम लो हीट सीमेंट, नाम से ही मालूम चल रहा है लो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता होगा उसमें, मतलब कि हम उसमें ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट नहीं यूज करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा हाई परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इज प्रेजेंट इन द लो हीट सीमेंट, जो कि गलत स्टेटमेंट है। देन लास्ट स्टेटमेंट थर्ड का कहना है हाई अर्ली स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट contains large percentage of tricalcium silicate and lower percentage of dicalcium silicate, जो कि बिल्कुल सही बात है। समझे, आप लगभग 40 to 50% यूज करते हैं आपके सीमेंट क्लिंकर में किसको, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट को। देन यहां पे 40% लगभग होता है C2S, देन 3 to 8% मौजूद होता है C3A, देन 3 to 11% होता है C4AF। So this is the percentage of बोग कंपाउंड्स। समझे बात को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन पे। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम चल चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन द स्क्रीन। इंक्रीज इन द फाइननेस ऑफ सीमेंट रिजल्ट्स इन, आपको बताना है कि फाइननेस ऑफ सीमेंट की वजह से क्या एक्चुअली में रिजल्ट करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है it reduces the rate of strength development and leads to high shrinkage. Option B, increase the rate of strength development but reduces the rate of deterioration. Option C, decreases the rate of strength development and increases the bleeding of cement. Then option D, increase the rate of strength development and leads to high shrinkage. आपने इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर लिया होगा आई होप। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए, जैसे ही आप अपने सीमेंट का फाइननेस इंक्रीज करेंगे सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज्यादा फास्ट रिएक्शन होगा हाइड्रेशन का, उसकी वजह से स्ट्रेंथ जल्दी अचीव होगा हमारे सीमेंट का। लेकिन फाइननेस ज्यादा होने की वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन भी जल्दी रिलीज होता है अर्ली डेज में या अर्ली टाइम में, जिसकी वजह से क्रैक्स डेवलप होने की एक्चुअली में टेंडेंसी होती है हमारे सीमेंट की ड्यू टू द श्रिंकेज ऑफ द सीमेंट। इसकी वजह से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पे स्ट्रेंथ डिक्रीज तो बिल्कुल नहीं होता, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें बोला है रिड्यूसेस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट बट इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। देन ऑप्शन बी में क्या बोला है, इट इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ डेवलपमेंट बट रिड्यूसेस द रेट ऑफ डिटीरियोरेशन। एक्चुअली में जो रेट है डिटीरियोरेशन का वो भी इंक्रीज होता है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द माइनर क्रैक्स ऑन द सरफेस ड्यू टू द हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑन द स्क्रीन। द टेस्ट ऑन द सीमेंट डिजाइन्ड to accelerate the slaking process of ingredients of cement and to determine the resulting expansion in the short time is, यानी कि आपको जस्ट ये बताना है कि जब हम स्लेकिंग प्रोसेस यानी कि हाइड्रेशन प्रोसेस को जब एक्सेलरेट करते हैं ताकि हमको ये मालूम चल सके कि सीमेंट कितना एक्सपैंड किया है या नहीं किया, या कितना एक्सपैंड कर सकता है या नहीं कर सकता, इसके लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म करते थे हम सीमेंट की क्वालिटी को चेक करने के लिए, ये बताना है आपको नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस को रीड करके। सो आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आप कंफ्यूज हुए होंगे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में, बिकॉज यहां पे लिखा है एक्सेलरेटेड टेस्ट। एक्सेलरेटेड टेस्ट नाम का कोई भी टेस्ट एक्चुअली में परफॉर्म नहीं किया जाता on the quality of cement. We generally perform the consistency test,
देन सेटिंग टाइम टेस्ट, फाइननेस टेस्ट, देन साउंडनेस टेस्ट एंड द स्ट्रेंथ टेस्ट। और इन सभी टेस्ट में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सीमेंट की जो साउंडनेस टेस्ट के लिए, तो वो होता है एक्सेलरेटेड टेस्ट, यानी कि उसी को ही एक्सेलरेटेड टेस्ट बोला जाता है, जो कि एक्सेलरेट करता है एक्चुअली में सीमेंट की हाइड्रेशन प्रोसेस को। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसका नाम उस एक्सेलरेटेड टेस्ट का एक्चुअली में नाम क्या है, साउंडनेस टेस्ट। समझे बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हाई अलुमिना सीमेंट, स्टेटमेंट 1, has high early compressive strength and high heat of hydration than ordinary Portland cement 43 grade. It is not suitable to be used in the cold regions. तो आपको यहाँ पे अपना आंसर मार्क करना है और बताना है कि इन दो स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, और उसके अकॉर्डिंग नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर मार्क करना है आपको। सो आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट। देखिए रीड करते हैं इनको। हाई अलुमिना सीमेंट की वजह से जो स्ट्रेंथ है वो फर्स्ट डे जो स्ट्रेंथ होती है हाई अलुमिना सीमेंट की, इट इज 30 मेगा पास्कल, एंड द थर्ड डे स्ट्रेंथ, यानी कि थर्ड डे स्ट्रेंथ ऑफ द हाई अलुमिना सीमेंट इज नोटेड एज 35 मेगा पास्कल। तो कितनी अर्ली स्ट्रेंथ हमको हाई अलुमिना सीमेंट की वजह से मिलती है, और ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 43 ग्रेड का जो 43 मेगा पास्कल स्ट्रेंथ है वो 28वें दिन पर जाकर मिलता है। तो इसका मतलब हमारा ये जो हाई अलुमिना सीमेंट है, इट हैज हाई स्ट्रेंथ देन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट 43 ग्रेड। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट का कहना है इट इज नॉट सुटेबल टू बी यूज्ड इन द कोल्डर रीजन्स। एक्चुअली में हाई अलुमिना सीमेंट में से बहुत ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होता है, उसी हीट ऑफ हाइड्रेशन की वजह से एक्चुअली में इस पर्टिकुलर सीमेंट की और भी प्रॉपर्टीज ये हैं कि ये बहुत ही स्टेबल होता है, जिसकी वजह से इसको हम रिफ्रैक्टरी यानी कि हाई टेम्परेचर्स में यूज करते हैं। जनरली इसको हाई टेम्परेचर्स में यूज करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप कोल्ड रीजन्स में यूज नहीं कर सकते। ऑल्दो इसका जो स्ट्रक्चर है सीमेंट का बहुत स्टेबल होता है, सो दैट्स व्हाई इस पर्टिकुलर सीमेंट को आप ऐसी लोकेशंस पे भी यूज कर सकते हैं जहां पे फ्रीजिंग एंड दोइंग यानी कि ठंडा टेम्परेचर हो, और वहां पर भी यूज कर सकते हैं जहां पे केमिकल अटैक होने के चांसेस हो। सो बेटर यूसेज इस पर्टिकुलर सीमेंट का है इन द रिफ्रैक्टरी कंडीशंस, जहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता हो, लेकिन हम इस सीमेंट को फ्रीजिंग एंड दोइंग कंडीशंस में भी यूज करते हैं और केमिकल हार्श कंडीशंस में भी यूज करते हैं। तो हमारा ये जो सेकंड स्टेटमेंट है इट इज इनकरेक्ट। इसका तो ये कहना है कि इसको कोल्ड रीजन्स में यूज ही नहीं करते, जो कि गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। When cement is tested for setting time on gauging, it shows quick setting. This phenomena is known as flash set of the cement, and it is due to the presence of first tricalcium aluminate in the cement, second alkali in the cement, and third tricalcium silicate in the cement. तो इन तीनों स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताना है नीचे दिए गए चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आपका बच्चे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आई होप ये आपने मार्क कर लिया था। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। देखिए बच्चों यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आपके सीमेंट का when cement is tested for the setting time on gauging it with quick setting, gauging it shows quick setting, यानी कि आप जब अपने सीमेंट का सेटिंग टाइम टेस्ट करते हैं और जैसे ही वाटर ऐड करते हैं तो इट शोज द क्विक सेटिंग, और इस पर्टिकुलर फिनोमिना को बोला जाता है फ्लैश सेट। तो फ्लैश सेट के लिए क्या कारण एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल होते हैं? द फर्स्ट स्टेटमेंट शोज कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जब प्रेजेंट होगा तो उसकी वजह से
हमारे सीमेंट में फ्लैश सेटिंग होती है। व्हाट इज फ्लैश सेटिंग? मैंने आपको बताया था फ्लैश सेटिंग एक्चुअली में तब होता है जब हमारे सीमेंट में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट मौजूद हो, एल्कलीज मौजूद हो, और हमारे सीमेंट में जब हम जो जिप्सम कंटेंट है उसको बहुत कम यूज करते हैं। तो ये 3 कारण हुआ करते थे फ्लैश सेटिंग के। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इन द सीमेंट का हाई होना कोई भी इफेक्ट नहीं क्रिएट करता हमारे फ्लैश सेटिंग पे, ऑल्दो ये तो उल्टा फ्लैश सेटिंग को रिटार्ड करता है, बिकॉज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो है एक्चुअली में कोई भी इफेक्ट नहीं क्रिएट करता, डाई कैल्शियम सिलिकेट का इफेक्ट होता है सीमेंट की सेटिंग के ऊपर। तो यहाँ पे जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है उसकी वजह से सेटिंग स्लो हो जाती है, और जो हमारे सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है उसकी वजह से भी सेटिंग स्लो होती है, बिकॉज उसमें लाइम कंटेंट ज्यादा मौजूद होता है। बट ये देखा गया है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज रिएक्टिव मच मोर रिएक्टिव देन द डाई कैल्शियम सिलिकेट, लेकिन ऑल्दो ये भी थोड़ा सा स्लो ही होता है रिएक्शन में, लेकिन डाई कैल्शियम सिलिकेट से थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव होता है। सो यहाँ पे हमारा जो रीजन है फ्लैश सेटिंग का वो ये नहीं है कि उसमें ज्यादा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मौजूद था इस वजह से फ्लैश सेटिंग हुई। फ्लैश सेटिंग एक्चुअली में होती है किसकी वजह से? प्रेजेंस ऑफ द अल्कली, प्रेजेंस ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड प्रेजेंस ऑफ द लो अमाउंट ऑफ जिप्सम। समझे बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, Which of the following statement regarding the cement fineness is not correct? अब यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट की फाइननेस के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये बताना है सही नहीं है। ये बात पे आप ध्यान दीजिएगा। कई बार हम एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं, बार बार वहां पे फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ये बोल रखा होता है, बार बार करेक्ट पूछ रहा होता है, तो हमारी टेंडेंसी बन जाती है हर एक क्वेश्चन में शायद यही पूछा होगा। लेकिन आप जब अवेयर नहीं होते हैं, कॉन्शियस नहीं होते हैं, तो इस तरीके से आपकी गलती हो जाती है एग्जाम में। तो ये बात का ध्यान रखना है आपको एग्जाम में। ऑप्शन ए, fine cement is more liable to suffer from shrinkage cracking than a coarse cement। एक्चुअली में ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमको तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट मार्क करना है। फाइन सीमेंट विल शो फास्टर रेट ऑफ हार्डनिंग देन कोर्स सीमेंट। बिल्कुल ये भी सही है, जो सीमेंट जितना फाइन होगा उतना वो ज्यादा रिएक्शन जल्दी शो करेगा इन द अर्ली टाइम। देन थर्ड ऑप्शन है फाइन सीमेंट शो फास्टर रेट ऑफ हीट एवोल्यूशन। यहां तक तो बिल्कुल सही है। एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इवॉल्व्ड इज मच लार्जर देन द कोर्स सीमेंट। एक्चुअली में फाइनर जितना आप सीमेंट को बनाएंगे उसकी वजह से रिएक्शन फास्ट होगा, हाइड्रेशन का जो प्रोसेस है वो जल्दी होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टोटल हीट ऑफ हाइड्रेशन जो रिलीज होगा उस सीमेंट से वो भी ज्यादा हो जाए। द हीट ऑफ हाइड्रेशन कंटेंट वो सेम रहता है टोटल कंटेंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो यहां से हमारा ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इट इज इनकरेक्ट। लेकिन फोर्थ स्टेटमेंट को भी रीड कर लेते हैं। फाइन सीमेंट शोज द सेम सेटिंग टाइम एज द कोर्स सीमेंट। ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। देखो बच्चे, फाइन सीमेंट की वजह से जो सेटिंग टाइम होता है ना वो जल्दी यानी कि बहुत कम होता है सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम। जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो भी कम होता है फाइन सीमेंट का। लेकिन अगर हमारे सीमेंट का जो अगर आप सेटिंग टाइम देखें, अगर उसका जो टेक्सचर है वो ग्रेन है यानी कि कोर्स ग्रेन है, तो उसका मतलब उसका जो सेटिंग टाइम है दैट विल बी मोर। तो यहां से हमारा करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, जो कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वैसे तो, लेकिन हमें यही बताना था। तो हमारे इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हैं। जी हाँ, आपको ये एग्जाम में पूछा गया था प्रीवियस ईयर एग्जाम में, और प्रीवियस ईयर एग्जाम में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शंस यानी कि सॉल्यूशन में दिया हुआ था ऑप्शन सी एंड डी।
यानी कि दोनों स्टेटमेंट जिन बच्चों ने मार्क किया था उनको दोनों को ही मार्क्स मिले थे, चाहे उन्होंने एक ही आंसर मार्क किया हो इसमें, चाहे सी या चाहे डी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर मरीन वर्क्स द बेस्ट सूटेड सीमेंट इज, आपको ये बताना है मरीन वर्क्स के लिए, यानी कि अगर आपको अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करना हो या वाटर में कंस्ट्रक्शन करना हो या जहां पे केमिकल अटैक होने के बहुत चांसेस हो ड्यू टू द सल्फेट्स इन द वाटर, तो उस पर्टिकुलर कंडीशंस में आप कौन सा सीमेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड डी। इनमें से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आई होप आपने मार्क कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन डी। समझे बात। देखिए वैसे तो जब हम मास कंक्रीटिंग करते हैं तो उसमें मास कंक्रीटिंग में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाता, और उस पर्टिकुलर मास कंक्रीटिंग के लिए हम लो हीट सीमेंट और ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को यूज करते हैं, बिकॉज इनमें सिलिका कंटेंट की मात्रा ज्यादा होती है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को जनरल कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज किया जाता है, बट नॉट फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, लेकिन कंफ्यूजन अराइज होगी ऑप्शन ए और डी में। देखिए बच्चों, लो हीट सीमेंट को जनरली हम मास कंक्रीटिंग के लिए यूज करते हैं, और वो मास कंक्रीटिंग सिर्फ और सिर्फ डैम बनाने के लिए ही नहीं, बहुत से अलग अलग पर्पस के लिए यूज होती है, जहां पे हम एक्चुअली में वाटर में कंस्ट्रक्शन या मरीन वर्क्स के लिए कंस्ट्रक्शन नहीं भी करते। तो यहाँ पे जनरली ब्लास्ट फर्नेस स्लैग को ही मरीन वर्क्स के लिए स्पेशली यूज किया जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्रॉपर साइज ऑफ मोल्ड फॉर द टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज, बिल्कुल बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आपने पूरा बिल्डिंग मटेरियल चैप्टर पढ़ लिया होगा और फिर आपने कंक्रीट चैप्टर भी पढ़ लिया हो, तो कई बार जल्दबाजी में, और हम इजी क्वेश्चन देखते हैं ना, जल्द हल्का सा स्टेटमेंट रीड किया क्वेश्चन का एग्जाम में और सोचते हैं कि जस्ट इसको जल्दी से मैं मार्क कर दूं, ये तो मेरे को पता ही इसका आंसर ये है। आप सीधा देखेंगे कि भाई यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, यहाँ पे बोला है 15 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि 150 mm साइज का ही तो एक सैंपल यूज करते हैं जब भी हमको मोल्डिंग करना होता है। लेकिन बच्चे वो होता है कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सैंपल, लेकिन हम जब कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं उसके लिए यूज करते हैं 150 mm का सैंपल। लेकिन जब हमको सीमेंट के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं 70.6 mm साइज ऑफ द सैंपल, यानी कि 7.06 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोट द ऑप्शन सी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इन सीमेंट्स generally the increased strength during the period of 14 days to 28 days is primarily due to, देखिए आपको मैंने ग्राफ बताया था इस प्रकार से, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंट्रीब्यूशन, वेट अ सेकेंड, यहां पे नंबर ऑफ डेज, इसके बीच में ग्राफ बताया था ना, इस प्रकार का ग्राफ होता है C3S का। एक ऐसा ग्राफ होता है C2S का, एक ऐसा ग्राफ होता है C3A एंड C4AF का। तो देखो बच्चे, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है सीमेंट की वो C3S की वजह से अचीव होती है 28वें दिन तक। 28वें दिन तक की जो स्ट्रेंथ है सीमेंट की, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है C3S।
बट नोट द C2S बिकॉज C2S जनरली अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आफ्टर द 1 मंथ। मेनली जो कंट्रीब्यूशन है सीमेंट में वो C2S देना स्टार्ट करता है। दैट मीन्स ये सीमेंट की जो ड्यूरेबल कंडीशंस हैं या जो ड्यूरेबल स्ट्रेंथ है उसको हेल्प करता है अचीव करने में, बट नोट द अर्ली स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का C3S। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टैंडर्ड गुड 1:3 पोर्टलैंड सीमेंट मोर्टार आफ्टर 3 days ऑफ क्यूरिंग शुड नॉट बी लेस देन। तो आपको यहाँ पे आपका आंसर बताना होगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। आपको यह बताना है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्या अगर परफॉर्म करते हैं हम सीमेंट के ऊपर तो उसमें 3rd डे स्ट्रेंथ कितनी होगी पोर्टलैंड सीमेंट की। अब यहाँ पे आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताया कि पोर्टलैंड सीमेंट कौन सा 33 ग्रेड 43 ग्रेड या 53 ग्रेड। यहाँ पे सिंपल बोला है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आपको यूज करते हुए बताना है कि 3rd डे स्ट्रेंथ कितनी होगी उस पर्टिकुलर सीमेंट की। तो देखिए बच्चों, जनरली हमने जो सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की यूनिट्स देखी हैं वो न्यूटन पर mm स्क्वायर या मेगा पास्कल्स में देखी हैं। तो अगर आपको मेगा पास्कल को केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो हम उसके लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 10.17 के साथ। 10.17 के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये कन्वर्जन आप लोग बहुत इजीली फॉलो कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। आपको जस्ट ये ध्यान रखना है कि जब हम न्यूटन को केजी में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है और mm को जब कन्वर्ट करते हैं सेंटीमीटर में तो वो कैसे कन्वर्ट किया जाता है। बस वहीं से ही आप कैलकुलेशन करेंगे तो सीधा एक फैक्टर आपको मल्टीप्लाई करना है 10.17 का। अब यहाँ पे 33 ग्रेड चाहे कोई भी स्ट्रेंथ हो तो 33 ग्रेड चाहे 43 ग्रेड चाहे 53 ग्रेड, इन तीनों का मतलब है 28th डे स्ट्रेंथ ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। तो 28th डे का ये स्ट्रेंथ है। एक्चुअली में ये 28 डे पे 99% अचीव हो जाती है हमारे सीमेंट की, जिसको हम लगभग 100 डेज या 100% स्ट्रेंथ ही कंसिडर करते हैं। तो जनरली जो फर्स्ट डे स्ट्रेंथ होती है सीमेंट की वो कितना परसेंट होती है 28वें दिन का 16%। और 3rd डे स्ट्रेंथ कितना परसेंट होती है 40%। और 7 डे स्ट्रेंथ कितना होती है 7 डे स्ट्रेंथ है 65%। 14 डे स्ट्रेंथ कितना होती है 14 day strength is 90% and the 28 day strength is 99%। तो हमारे सीमेंट की जो 3rd डे स्ट्रेंथ है वो 40% होती है। तो यहाँ पे 33 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 0.40 इंटू 10.17 के साथ तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, 3rd डे स्ट्रेंथ मिल जाएगी 33 ग्रेड की। तो यहां से मल्टीप्लीकेशन करने पे इसको मल्टीप्लाई करने पे आपका कितना आंसर आएगा यहां से देखते हैं। 33 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मल्टीप्लाई बाय 10.17 विल गिव यू 134। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 134 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है। यानी कि आप 33 ग्रेड का यूज नहीं कर रहे होंगे शायद फिर। तो 43 ग्रेड के साथ देख लेते हैं। 43 सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है 43 मल्टीप्लाई बाय 0.40 मल्टीप्लाई बाय 10.17। तो यहाँ से देखते हैं कितना आंसर आएगा। 43 मल्टीप्लाई बाय 0.40 मल्टीप्लाई बाय 10.17, तो यहां से आपका आंसर आएगा 174.91, जिसको आप राउंड ऑफ करके बना सकते हैं 175 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी।
ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ वाटर in a hydrated cement paste. Consider the following forms of water in a hydrated cement paste: capillary water, chemically combined water, interlayer water and adsorbed water. तो आपको बताना है which of the following forms of water will be removed on the shrinkage of the paste. यानी कि जब श्रिंकेज का मतलब क्या है, श्रिंकेज का मतलब है ड्राई श्रिंकेज, यानी कि हमारे सीमेंट में से जो वाटर है जब सूखना स्टार्ट होता है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सनलाइट, तो उसकी वजह से कौन कौन सा जो टाइप है वाटर का इन द सीमेंट वो रिमूव होगा। तो यहाँ पे कैपिलरी वाटर क्या होता है, केमिकली कंबाइंड वाटर क्या होता है, इंटरलेयर वाटर क्या होता है, एड्सॉर्ब्ड वाटर क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए टू मार्क द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो देखो बच्चे, चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखो बच्चे, जब हम सीमेंट कंसीडर करते हैं तो ये सीमेंट के पार्टिकल्स हैं मान लेते हैं। These are the particles of the cement. अब देखो, इन सभी सीमेंट के यहाँ पे जो ये लेयर्स हैं, पार्टिकल्स की एक लेयर्स होंगी। ये पार्टिकल्स के जो लेयर हैं, ये पार्टिकल्स के जो लेयर हैं, इसको बोला जाता है इंटरलेयर वाटर। इंटरलेयर वाटर। और जो ये एक्चुअली में कैपिलरी पोर्स जो होते हैं, जो वेकेंट स्पेसेस होती हैं, उन वेकेंट स्पेसेस के एक्चुअली में कनेक्शंस बने होते हैं, नेटवर्क्स बने होते हैं। उन्हीं नेटवर्क्स को, यानी कि यहां पर मैं आप लोगों को शो कर देता हूं, दीज आर द नेटवर्क्स ये नेटवर्क्स बने हुए हैं, इसके अंदर जो वाटर होगा उसको बोला जाएगा कैपिलरी वाटर, सिंपली जो पोर्स में फिल होगा। देन एड्सॉर्ब्ड वाटर, हर एक सीमेंट पार्टिकल के सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ वाटर के पार्टिकल्स एड्सॉर्ब्ड हो रखे होंगे, उसको बोला जाता है एड्सॉर्ब्ड वाटर। और कितना आपने वाटर एक्चुअली में सीमेंट के साथ, सीमेंट प्लस वाटर का जो रिएक्शन होता है CSH जल बनाने में, तो ये जो CSH जल है एक्चुअली में क्या होता है, CaO.SiO2.H2O। तो ये जो H2O है, इट इज द केमिकली कंबाइंड वाटर। तो ये जो होता है केमिकली कंबाइंड वाटर होता है, केमिकली कंबाइंड वाटर। तो यहां से आपका देखो बच्चे, ये ध्यान देने की जरूरत है आपको कि जब आपके सीमेंट का ड्राई श्रिंकेज होता है तो उसमें केमिकली कंबाइंड वाटर को रिमूव नहीं किया जा सकता, बिकॉज इट हैव कंबाइंड केमिकली विद द सीमेंट, और उसने अपना पेस्ट बना लिया है, कंपाउंड बना लिया आफ्टर द हाइड्रेशन प्रोसेस। बट उसकी बजाय जो पोर्स में वाटर प्रेजेंट है या इंटरलेयर वाटर जो है और एड्सॉर्ब्ड वाटर है, ये बहुत आसानी से ड्राई श्रिंकेज की वजह से रिमूव हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which type of cement is recommended in large mass concrete works such as dam? डैम के लिए आप कौन सा सीमेंट यूज करते हैं? डैम में एक्चुअली में हमको मास कंक्रीटिंग करनी होती है, तो वहां पे हम जनरली प्रेफर करते हैं कौन सा सीमेंट, लो हीट सीमेंट। बहुत सिंपल, आप लोग को मैंने इसके बारे में बता भी रखा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो बच्चे, आप कंफ्यूज होंगे कि यार हम पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट भी तो यूज करते हैं मास कंक्रीटिंग में, और लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट भी यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा इस क्वेश्चन का? देखो बच्चे,
आपको मैंने स्ट्रेंथ भी लिखवा रखी है सभी के सभी टाइप ऑफ सीमेंट्स की। आप देखिएगा जितने भी स्लो रिएक्टिव सीमेंट्स हैं या जो स्लो सेटिंग सीमेंट्स हैं, चाहे वो लो हीट सीमेंट हो, चाहे वो सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट हो, चाहे वो सुपर सल्फेटेड सीमेंट हो, चाहे वो पोर्टलैंड सीमेंट हो, चाहे वो अलग अलग टाइप के स्लो सेटिंग सीमेंट जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ 28वें दिन पे किस सीमेंट की आती है? वो आती है लो हीट सीमेंट की। और इसको आप जनरली स्पेशली यूज करते हैं कहां पे? मास कंक्रीटिंग इन द डैम्स में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हैज अप्रोक्सीमेटली, आपको ब्लास्ट फर्नेस स्लैग की केमिकल कंपोजिशन बतानी है, क्या होती है एक्चुअली में। तो बताइएगा क्या होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया है। तो देखिए बच्चों क्या होगा, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग हैज अप्रोक्सीमेटली, आप जानते हैं कि जनरली जो भी हम स्लो सेटिंग सीमेंट बनाते हैं उसमें चाहे वो पोर्टलैंड पोज़ोलाना ऐड करके, चाहे आप उसमें ब्लास्ट फर्नेस स्लैग ऐड करो, तो उन सभी में एक्चुअली में क्या है कि सिलिका कंटेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, ड्यू टू विच द सीमेंट इज स्लो इन रिएक्शन। स्लो इन रिएक्शन होता है लेकिन जो कंपाउंड है बहुत स्टेबल मिलता है, तो ज्यादा परसेंटेज उसमें सिलिका का होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा कि हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऑप्शंस में ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, 50% ऑफ एल्यूमिना एंड 20% ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें सिलिका का बिल्कुल भी जिक्र नहीं है। 25% ऑफ मैग्नीशिया एंड 15% ऑफ सिलिका, बहुत कम मात्रा है यहाँ पर सिलिका कंटेंट की, तो ये भी नहीं हो सकता। सेम हमारा ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता बिकॉज इसमें भी सिलिका कंटेंट नहीं दिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जितना परसेंट सिलिका कंटेंट यूज करते हैं लगभग 21%, तो उससे ज्यादा परसेंट जनरली होता है किसमें? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग में, जिसको एज अ ऑल्टरनेटिव यूज किया जाता है ऑफ द सीमेंट, जो कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है। तो करेक्ट आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोर देन 6% मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय वेट इन सीमेंट रिजल्ट्स इन हाई अर्ली स्ट्रेंथ एंड हाई हीट ऑफ जनरेशन, लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स वॉल्यूम चेंज एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स। तो यहाँ पे आपको बताना है नीचे दिए गए दोनों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है। देखो बच्चे, आपको पहला स्टेटमेंट बोल रहा है मैग्नीशिया कंटेंट की वजह से हाई अर्ली स्ट्रेंथ आती है, बिल्कुल गलत। हाई अर्ली स्ट्रेंथ आती है C3S की वजह से। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो हम इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मानेंगे। ठीक, तो यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन जो ऑप्शन, वेट ए सेकेंड, चलिए ऑप्शन 1 और ऑप्शन डी तो किसी भी तरीके से नहीं हो सकता आंसर। तो आप या तो ऑप्शन बी होगा या दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। मोर परसेंटेज ऑफ 6% मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेस टेंडेंसी टुवर्ड्स वॉल्यूम चेंज और फॉर्मेशन ऑफ क्रैक। एक्चुअली में मैग्नीशिया की वजह से अनसाउंडनेस क्रिएट होती है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है बिकॉज, यहाँ पे बोल रहा है कि बिल्कुल भी वॉल्यूम चेंज नहीं होता मैग्नीशिया की वजह से, जो कि इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, फाइननेस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ, किस यूनिट्स में फाइननेस ऑफ सीमेंट को मेजर किया जाता है? चार ऑप्शंस आपको दिए हैं, मार्क कर दीजिए अपना करेक्ट आंसर। आई होप आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखो बच्चे, अगर आपको यहां से सीधा बताना था तो बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे तो ये जो एग्जाम में पूछा हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाए, सेंटीमीटर स्क्वायर पर
ग्राम या मीटर स्क्वायर पर केजी या मीटर क्यूब पर केजी या सेंटीमीटर क्यूब पर केजी। तो आप यहां से सोचेंगे कि भाई मेरे को यहां से 4 ऑप्शंस दिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन सभी में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जो कि एक्चुअली में फाइननेस की रियल यूनिट्स हैं। तो रियल यूनिट्स जो है मैंने आपको बताया था, द रियल यूनिट्स ऑफ फाइननेस ऑफ द सीमेंट टेस्ट रिजल्ट आर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। लेकिन जनरली हम यूज कौन से करते हैं फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, मीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो करेक्ट आंसर एक्चुअली में क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। लेकिन जो आपको क्वेश्चन पूछा हुआ था वो तो बहुत इजी था, आपको बस इतना बताना था कि किस टर्म्स में हम जनरली फाइननेस ऑफ सीमेंट की यूनिट्स को कंसीडर करते हैं, वो होती है एरिया पर मास में। क्वेश्चन नंबर 24th, द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट डिपेंड्स अपॉन, द इनिशियल सेटिंग टाइम आपको बताना है, सॉरी नॉट फाइनल सेटिंग टाइम, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट डिपेंड्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन बी ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन सी ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड एंड ऑप्शन डी ट्राई डाइकैल्शियम सिलिकेट। तो देखो बच्चे, फ्लैश सेटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता था, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसकी वजह से अर्ली डेज में स्ट्रेंथ तो नहीं अचीव होती लेकिन इसकी वजह से सेटिंग हो जाती है हमारे सीमेंट की। तो ये एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल होता है मेनली सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट के लिए, विच इज द इनिशियल सेटिंग टाइम। तो हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। आप सोचेंगे कि सर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट भी तो हो सकता है, उसकी वजह से भी तो अर्ली स्ट्रेंथ आती है। तो बच्चे स्ट्रेंथ आना और सेटिंग अचीव होना अलग अलग बातें हैं। सेटिंग का मतलब यह है कि सीमेंट हैव सेट बट नॉट अचीव्ड इट्स स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ अचीव करना उसने स्टार्ट नहीं किया है। और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेंथ अचीवमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, द अमाउंट ऑफ सीमेंट पेस्ट should be sufficient to cover the surface of all particles properly, proper workability and bond। सिंपल इसमें क्या बोला है कि अमाउंट ऑफ सीमेंट पेस्ट शुड बी सफिशिएंट टू कवर द सरफेस एरिया ऑफ ऑल द पार्टिकल्स फॉर प्रॉपर वर्केबिलिटी एंड बॉन्ड। इसका रीजन है द वाटर सीमेंट रेशियो इज फिक्स्ड अकॉर्डिंगली। तो बताइए आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिएगा बच्चों, यहां पे आपको असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। असर्शन रीजन में आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी, इन चारों ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन आपका आंसर होगा। अगर आपका ऑप्शन ए है तो इसका मतलब असर्शन और रीजन दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं और जो रीजन है इट इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। अगर आपका ऑप्शन बी सही है इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट्स असर्शन और रीजन सही है बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। अगर आपका ऑप्शन सी सही है इसका मतलब क्या होगा कि असर्शन सही है और रीजन गलत दिया है, यानी कि असर्शन स्टेटमेंट इज करेक्ट बट नॉट द रीजन स्टेटमेंट। और अगर आपका ऑप्शन डी सही है तो इसका मतलब कि असर्शन गलत है बट रीजन गिवन इज द करेक्ट। तो आपको इन्हीं में से ध्यान रखते हुए अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है इस क्वेश्चन का। तो देखिए बच्चों, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी। वो कैसे? देखो, जब भी हम सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं, सॉरी सीमेंट की पेस्ट बनाते हैं हाइड्रेशन प्रोसेस करवाने के लिए, तो सीमेंट में वाटर ऐड किया जाता है, ना कि जनरली। देखो यहाँ पे क्या बोला है, स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द अमाउंट ऑफ सीमेंट पेस्ट शुड बी सफिशिएंट टू कवर ऑल द सरफेस ऑफ पार्टिकल्स फॉर द प्रॉपर वर्केबिलिटी एंड बॉन्ड। देखो बच्चे, प्रॉपर वर्केबिलिटी और बॉन्डिंग के लिए आपको सीमेंट के पार्टिकल के सरफेस के ऊपर प्रॉपर कोटिंग करवानी है सीमेंट पेस्ट की।
यानी कि एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर प्रॉपर कोटिंग करवानी है सीमेंट पेस्ट की, तो प्रॉपर वर्केबिलिटी और बॉन्ड तब ही डेवलप हो पाएगा सभी के सभी एग्रीगेट्स और सीमेंट के बीच में। देन रीजन क्या है? रीजन दिया है वाटर सीमेंट रेशियो इज फिक्स्ड अकॉर्डिंगली। इसका कहने का मतलब है कि हम जनरली वाटर सीमेंट रेशियो जो सिलेक्ट करते हैं उसका मेन कारण यही है कि हम वाटर सीमेंट रेशियो सेलेक्ट करते ही इस वजह से हैं ताकि वर्केबिलिटी और बॉन्डिंग अच्छी डेवलप हो, जो कि बिल्कुल गलत है। हम एक्चुअली में वाटर सीमेंट रेशियो डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन द ड्यूरेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स या बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, जो कि आप कंक्रीट चैप्टर में वैसे डिटेल में पढ़ेंगे इन द मिक्स डिजाइन। बट यहाँ पे इतना जान लो कि हम वाटर सीमेंट रेशियो जनरली डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द हीट ऑफ हाइड्रेशन, और हीट ऑफ हाइड्रेशन डायरेक्टली रिलेटेड है स्ट्रेंथ के साथ, और उसी वजह से हम जनरली डिसाइड करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो को, ना कि अकॉर्डिंग टू द वर्केबिलिटी एंड बॉन्ड क्राइटेरिया। तो हमारा रीजन गलत है बट नोट द असर्शन, तो इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 रीड करिए। असर्शन अ लो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जनरेट्स लेस हीट and develops a high ultimate strength. Then option B, reason, during setting and hardening the amount of lime liberated appears to be about 15 to 20% by weight of cement. इसका कहने का मतलब कि असर्शन में बोला जा रहा है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो कम रिलीज होती है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। एक्चुअली में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होती है एंड इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ऑल्दो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक सेटिंग। तो हमारा असर्शन तो गलत है, तो सीधा आंसर हो गया हमारा यहाँ से स्टेटमेंट यानी कि ऑप्शन सी। लेकिन रीड कर लेते हैं रीजन को। ड्यूरिंग सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइम लिबरेटेड इज अबाउट 15 to 20% बाय वेट ऑफ सीमेंट, यानी कि जब सीमेंट का वाटर के साथ रिएक्शन होता है हाइड्रेशन प्रोसेस में तो CSH जल बनता है प्लस CaOH2 यानी कि फ्री लाइम का फॉर्मेशन होता है, विच इज 10 to 15% और 15 to 20% बाय वेट ऑफ सीमेंट टेकन। तो हमारा यहाँ पे ये जो रीजन है ये सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट या नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट इज यूज्ड इन द डैम कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल सही, डैम कंस्ट्रक्शन में हम लो हीट सीमेंट का यूज करते हैं। रीजन क्या दिया जा रहा है? लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट अटेन्स हायर 28 डे स्ट्रेंथ देन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। बिल्कुल सही बात है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है अगर 33 ग्रेड के अकॉर्डिंग अगर हम कंसिडर करें तो 33 ग्रेड ऑफ OPC के लिए जो स्ट्रेंथ है वो आती है 33 मेगापास्कल एट द 28 डेज। लेकिन अगर आप लो हीट सीमेंट की बात करें तो इसकी 28वें दिन की स्ट्रेंथ आती है 35 मेगापास्कल, जो कि हमारा ये क्वेश्चन का रीजन बिल्कुल सही बोल रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट जनरली जो यूज किया जाता है डैम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, और लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है 28वें दिन पे देन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, असर्शन भी और रीजन भी, बट दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रही, बिकॉज लो हीट सीमेंट को हम डैम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। इसका रीजन ये है कि इसमें से हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम रिलीज होती है, दैट्स व्हाई वी यूज दिस सीमेंट इन द मास कंक्रीटिंग। लेकिन इसका रीजन ये तो नहीं है कि इसमें से हीट ऑफ हाइड्रेशन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है OPC से, इसलिए यूज करते हैं। बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं यूज करते। तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। असर्शन पोजोलाना इज एडेड टू सीमेंट टू इंक्रीज द अर्ली स्ट्रेंथ। बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट। हम पोजोलाना ऐड करते हैं इसलिए ताकि हमारे सीमेंट में जो
CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हुई है उसको प्रॉपर मैनर में यूज किया जा सके और एक ऐसा सीमेंट बनाया जा सके विच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। तो नेक्स्ट रीजन क्या है? इट रिड्यूसेस द हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 का जो आंसर है वो है आंसर डी, यानी कि असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। ठीक है जी। एक्चुअली में पोज़ोलाना एक ऐसा सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल है जिसमें सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है और सिलिका कंटेंट ज्यादा होने की वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम रिलीज होगा और रिएक्शन भी बहुत स्लो होगा। तो अर्ली स्ट्रेंथ तो इसकी वजह से नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे बोला है इट इंक्रीजेस द अर्ली स्ट्रेंथ, तो ये स्टेटमेंट इस वजह से गलत है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्विक सेटिंग सीमेंट विद इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सॉरी यहां पे आएगा 5 मिनट्स। क्विक सेटिंग सीमेंट ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट्स इज यूज्ड इन अंडर वाटर कंस्ट्रक्शंस। बिल्कुल सही, ये जो असर्शन है बिल्कुल सही बोला जा रहा है। रीजन, एग्रीगेट एंड सीमेंट आर मिक्स्ड ड्राई एंड मिक्सचर इज डंप्ड इन द वाटर। इसमें बोल रहा है कि हम जब भी सीमेंट को मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो सीमेंट को एग्रीगेट्स के साथ मिक्स करके उसको डंप कर दिया जाता है वाटर में, यानी कि बहुत सारे सीमेंट को सूखा आपने मिक्स कर लिया और उसको सीधा पानी के अंदर उसको डाल दिया। ऐसे नहीं किया जाता है, एक्चुअली में हम सीमेंट के अंदर वाटर ऐड करते हैं, ना कि सीमेंट को वाटर के अंदर ऐड करते हैं। तो हमारा रीजन गलत है लेकिन जो असर्शन है वो सही है, तो यहां से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लास्ट क्वेश्चन हमारे इस टेस्ट का आपके सामने स्क्रीन पर, स्क्रीन को पॉज करिए लास्ट टाइम और आंसर मार्क कर दीजिए इस क्वेश्चन का और फिर चेक करना मेरे साथ। आई होप आपने मार्क कर लिया इस क्वेश्चन के आंसर को। तो रीड करते हैं, प्रिपेयरिंग मोर्टार बाय यूजिंग मेसनरी सीमेंट improves workability as well as the finish during plastering. Reason, masonry cement is easy to handle. देखो बच्चे यहाँ पे जो 30th क्वेश्चन है इसमें मेसनरी सीमेंट के बारे में बात की जा रही है। मेसनरी सीमेंट एक ऐसा सीमेंट है जिसको जनरली हम यूज करते हैं वर्केबल बनाने के लिए हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में जितना ज्यादा काम करने में आसानी होगी आपके सीमेंट पेस्ट के साथ या सीमेंट मोर्टार के साथ, उतना ही आपको हेल्प मिलेगी। व्हाट इज मोर्टार? मोर्टार इज अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड, यानी कि फाइन एग्रीगेट और सीमेंट के मिक्सचर को हम जनरली बोलते हैं मोर्टार। तो यहाँ पे वही मोर्टार वर्केबल होता है जिसको प्रॉपरली आप फिनिश प्रोवाइड कर सकें किसी भी दीवार के ऊपर प्लास्टरिंग का, और जिससे आप यूज करें कंस्ट्रक्शन वर्क में तो भी आसानी से वो यूज होने जाए। तो यहाँ से आप इस वजह से ही मेसनरी सीमेंट को यूज करते थे, इसलिए इसका नाम भी मेसनरी सीमेंट है। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है इसका असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। और रीजन का बोलना है मेसनरी सीमेंट इज इजी टू हैंडल। यस, this is the reason, that's why we use the masonry cement in our masonry construction। तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपने अपने क्वेश्चंस के आंसर मार्क किए होंगे तो आप अपनी परफॉर्मेंस को रेट कर सकते हैं। लेकिन अब जल्दी से ये भी सुन लो कि हमारे एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को जो सीमेंट चैप्टर से पूछे गए हैं वो ये हैं आपके सामने। डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लैश सेट एंड फॉल्स सेट, तो मैंने कंप्लीट इसके बारे में आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर रखे हैं, नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आप इनके आंसर्स खुद से लिख सकते हैं। अगर आप इनकी आंसर राइटिंग करें तो ये ध्यान रखिएगा कि कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। व्हाट आर द मेन कंपाउंड्स ऑफ द सीमेंट, मेंशन देयर रिलेटिव बिहेवियर ऑन द हाइड्रेशन एंड द रेट ऑफ द स्ट्रेंथ गेन।
आपको ये बताना है कि कौन कौन से सीमेंट के कंपाउंड्स होते हैं, वो बनते कैसे हैं, कितनी परसेंटेज होती है उनकी, उनके क्या फंक्शंस हैं, उनके क्या केमिकल नेम है, क्या उनके कॉमन नेम है, कितनी हीट ऑफ हाइड्रेशन उनसे रिलीज होती है। प्रॉपरली आपको ये एक्सप्लेनेशन देनी है सभी के सभी बोग कंपाउंड्स के बारे में ऑफ द सीमेंट। देन आपको ये भी बताना है कि उनकी वजह से जो हाइड्रेशन होती है उनकी, तो उनकी वजह से स्ट्रेंथ गेन में कौन हेल्प करता है, कौन हेल्प नहीं करता। तो प्रॉपर आपको अपना आंसर फ्रेम करना है 15 मार्क्स के लिए। ये आपको 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था इन द इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। देन यहाँ पे व्हाट आर द अप्रोक्सीमेट ऑक्साइड कंपोजिशन लिमिट्स फाउंड इन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ब्रीफली एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स। सिंपली आपको ये बताना है कि केमिकल कंपोजिशन रॉ मटेरियल की क्या होती है सीमेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसमें सभी के सभी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके फंक्शंस भी आप अगर बता दोगे डिटेल में तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। वैसे तो आपको यहाँ पे 4 ही ऑक्साइड्स के बारे में डिटेल में बताना है, लेकिन आप सभी के बारे में बता दोगे तो दिस विल मेक अ गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन में पूछा गया था इन द 2011, 10 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम, ये आपको मालूम है। उसके लिए हम टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, और उसमें अगर हम जिप्सम और कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर दें सीमेंट में तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा हमारे इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम के ऊपर, ये आपको बताना है हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में। और ये आपको इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में 2008 में 10 मार्क्स के लिए पूछा गया था। देन इसी प्रकार से ये बाकी के क्वेश्चंस भी हैं, इनको आप देख सकते हैं और इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस जो है सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के लिए या सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए भी प्रॉपरली साथ साथ होती रहे। ठीक है जी। अचानक से जब आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको बहुत कम समय मिलता है आफ्टर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, और वो समय बहुत सफिशिएंट नहीं होता आपकी सब्जेक्टिव प्लानिंग के लिए, सब्जेक्टिव प्रेपरेशन के लिए। तो आप उसकी प्रेपरेशन को स्टार्टिंग से ही करें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बस आपको सिंपली करना क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करना है, आंसर को फ्रेम करना है अपने माइंड में ही। अगर आपका लिखने का दिल नहीं है सो दैट्स ओके, आपको बोरिंग फील होगा कि यार मेरे को मालूम तो है मैं क्यों लिखूं, तो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट वाइज अपने आंसर को फ्रेम करिए अपने माइंड में ही, ताकि आपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ भी लिया और उसकी प्रैक्टिस भी कर ली इन द माइंड। सो यहीं पर हम अपने इस पर्टिकुलर लेक्चर को एंड करते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में सीमेंट चैप्टर से जो पूछे गए थे, जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए हैं। सो वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। मैं इससे पहले आपको बता दूं कि ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं जो आप व्हाट्सएप पे मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिएगा कोई भी डाउट पूछने में किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। मैं आपके लिए आपकी खिदमत में मौजूद हूं आपको हेल्प करने के लिए, तो आप मेरा मैक्सिमम बेनिफिट लीजिए। और ये हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। द नेम ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप इज ड्रिल मास्टर। ड्रिल मास्टर नाम का एक यहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं लेक्चर की पीडीएफ्स और जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो शेयर करता हूँ। एंड दिस इज माय ईमेल आईडी फॉर फर्दर रेफरेंस। आप अगर मेरे को कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं थ्रू योर फोन नंबर तो आप मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं। सो यहीं पर वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।